हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन टीचर्स एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में मैंने सीटेट 2022 की पेपर वन प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के पीवाईक्यूज लाए हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2018 के एग्जामिनेशंस में से मैंने लिए हैं और ये सेशन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इंग्लिश में पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा चैनल आपके सीटेट 2022 कि पेपर वन और पेपर टू के प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लाया है ऑन आवर ऐप विच इज ग्लोबल ऑनलाइन। यहाँ पे आपको मिलेंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स ऑन ऑल द टॉपिक्स, previous year's question papers for seated, and you will also get test series for both paper 1 and 2. So this is available at the global online app which you can download from Play Store, और alternatively link मैंने description box में भी ऐड करके रखी है। पहला क्वेश्चन है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, सिंबल्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग वो होती है जहां पे हम इमेजेस एंड डायग्राम के थ्रू लर्न करते हैं। तो ब्रूनर एक पर्सन ने जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज करी थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था 3 मोड्स ऑफ लर्निंग। उन्होंने बताया था which is first is an active representation जहाँ पे हम actions के through learning होती है। then there is iconic representation जो question में आपको पूछा था, based on images, and symbolic based on language। icons का मतलब आपने देखा होगा ना, आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप में देखा होगा, गूगल क्रोम आपने देखा है, उसका सर्कुलर करके आइकन होता है। देन आपका व्हाट्सएप का ग्रीन कलर का आइकन होता है। आइकन का मतलब क्या होता है? इमेज। उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज व्हेन यू आर यूजिंग images and diagrams. Okay, right answer is C. Next question. While reading for comprehension, we understand that some pair are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? अब देखिए, homograph इस वर्ड का पहले हम मतलब समझते हैं। होमोग्राफ को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा होमो और एक मिलेगा ग्राफ। होमो का वो मतलब होता है सेम। ओके, अब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में होमोजीनियस। ओके, एक वर्ड होता है ग्राफ। अब ग्राफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स राइटिंग। आपने याद है लर्निंग डिसऑर्डर्स में एक चीज होती है डिसलेक्सिया, जो होता है आपका एक रीडिंग डिसऑर्डर। देयर इज अनदर डिसऑर्डर कॉल्ड डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया एक तरीके का राइटिंग डिसऑर्डर है। तो ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है। ओके, विच आर हैविंग सेम स्पेलिंग। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, वर्म एंड टिपिट, तो इन दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम नहीं है। देन लीड एंड डेड, इसकी भी स्पेलिंग सेम नहीं है। आपको देखते साथ समझ में आ रहा है। मेल एंड मेल, तो मेल ये एक तरीके का मेल मतलब पोस्ट होता है, ईमेल भी हम बोलते हैं। एक होता है मेल विच इज जेंडर, तो ये होता है आपका होमोफोन्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, होमोग्राफ वो होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है और होमोफोन वो होते हैं जिनकी सेम साउंड होती है। ओके, जैसे आप बोलते हैं सन, सन मतलब होता है सूरज, और एक होता है सन जिसका मतलब होता है बेटा। ओके, तो वो होता है आपका होमोफोन्स विद सेम साउंड। पर अगर हम होमोग्राफ की बात करें तो वो वर्ड जिसकी सेम स्पेलिंग होती है, जैसे यहाँ पे देखिए लेड, लेड एक तरीके का मेटल होता है, इसको हम लेड बोलते हैं। और ये है लीड। ओके, तो लीड का मतलब होता है डायरेक्शन देना, जैसे गॉड ऑलवेज लीड्स अस इन द राइट पाथ, तो वो हो गया लीड। ये दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है, इसीलिए हम इसको कहते हैं होमोग्राफ्स। याद रखिएगा, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सीटेड के लिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट वर्ड। अब साइट वर्ड क्या है? साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम that needs proper visual understanding of the context. Okay, क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि उसमें आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट के बारे में। दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट। अब क्या साइट वर्ड को आपको याद रखने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत है? दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, या दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर स्टाइल। अब फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ऑथर की स्टाइल को जज करने के लिए। बट साइट वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ऑफन इस्तेमाल किए जाते हैं
और जिसको आपको देखते साथ उनका मीनिंग समझ में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है द रीडर रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट, मतलब देखते साथ जिसको जो वर्ड समझ में आ जाए और जिसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना पड़ता, बहुत एनालिसिस नहीं करना पड़ता। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following questions answer the following questions by selecting the correct and most appropriate options. Which one of the following methods is suggested by teaching for teaching grammar at the primary level? अब प्राइमरी लेवल पे अगर आपको ग्रामर सीखना है तो कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए? तो वेदर इट इज डिडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, इंडक्टिव मेथड या आपका ट्रांसलेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है जब हम लोग नोन टू अननोन जाते हैं। ओके, नोन टू अननोन जाते हैं, या हम जाते हैं इसको बॉटम अप मेथड भी कहते हैं। ओके, या इसको हम एग्जाम्पल टू रूल भी कहते हैं कि टीचर पहले तो एग्जाम्पल बताता है, देन रूल उसमें से आप खुद निकाल लेते हैं, या स्पेसिफिक टू जनरल कहते हैं। अब डिडक्टिव मेथड होता है अननोन से नोन जब हम जाते हैं तो वो होता है डिडक्टिव मेथड, या इसको हम टॉप डाउन भी कहते हैं, रूल टू आपका एग्जाम्पल भी कहते हैं। तो जब प्राइमरी लेवल पे आपको एक बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो टीचर पहले एग्जाम्पल देगा एंड देन रूल की तरफ जाएगा, तो वो होता है आपका इंडक्टिव मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A language teacher asks students to make a butterfly with paper by following her instructions. This activity will help the students to develop dash. अब एक टीचर है जो एक पेपर बटरफ्लाई बनाने की कोशिश कर रही है, बनवाने की कोशिश कर रही है अपने स्टूडेंट से, और उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। ये एक्टिविटी बच्चों के किस चीज के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा? पेपर मेकिंग स्किल के डेवलपमेंट में, या लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में, या पेपर फोल्डिंग स्किल्स, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? तो रीडिंग में तो आपको पैसेज को रीड करना पड़ता है, तो वो भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि टीचर चाह रही है कि बच्चे एक बटरफ्लाई बनाए फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो वो कह रही है उसको अंडरस्टैंड करें, यानी उनकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने के लिए टीचर पेपर बटरफ्लाई बनवा रही है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज मीन्स फिनिशिंग, मिसिंग पार्ट, क्लोज और असेसिंग। अब क्लोज टेस्ट एक होता है जहां पे देखिए पैसेज दिया रहता है और वहां पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं, वो आपको फिल करना होता है, वो होता है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज का मतलब वो होता है मिसिंग पार्ट, जहां पे आपको मिसिंग पार्ट फिल करना होता है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग या एडवांस्ड राइटिंग। अब फ्री राइटिंग तो वो हो गया जैसे हम लोग कई कई स्टूडेंट्स या कई लोग डायरी लिखते हैं ना, वो हो गया, या जर्नल भी हम इसको कहते हैं, जर्नल लिखते हैं। जर्नल का मतलब ही लोग होते हैं ना अपनी डे टू डे एक्टिविटीज एक अपनी बुक में लिखते हैं, नोटबुक में, उसको जर्नल कहते हैं। वो होगा फ्री राइटिंग। गाइडेड राइटिंग यानी आप किसी के कहने पे लिख रहे हैं। ओके, एक होता है कंट्रोल्ड राइटिंग। बट लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज एडवांस्ड राइटिंग। एडवांस्ड राइटिंग में क्या होता है, आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो वो आता है आपकी लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग में। ओके, एडवांस्ड राइटिंग। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब एक डायलॉग दिया है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच। टीचर कह रही है, shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor? Okay, स्टूडेंट कह रहा है yes yes या। अब टीचर कह रही है yes मैम प्लीज। हियर द टीचर, अब टीचर या यहाँ टीचर क्या करने की कोशिश करिए, रिलेट लैंग्वेज फंक्शन टू पोलाइटनेस, मेक्स अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, तो रीडिंग के बारे में टीचर कुछ नहीं करिए। confirms the student request, ओके ये हो सकता है, या offers an alternative language activity, तो यहाँ पे लैंग्वेज एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ टीचर क्या कर रही है, शी इज ट्राइंग टू रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। ओके, क्योंकि एक बच्चा जब
नया स्कूल में जाता है या इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, उसको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमको कोई वर्ड्स किस तरीके से यूज करने चाहिए। तो यहाँ पे जिस जिस तरीके से टीचर पूछ रही है उसकी आवाज में पोलाइटनेस लग रही है। शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। तो ये एक पोलाइट वे ऑफ सेइंग है। टीचर ने ये नहीं क्या गो आउट एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। तो शी इज ट्राइंग टू रिलेट लैंग्वेज फंक्शंस विद पोलाइटनेस। ओके, ये करने की कोशिश कर रही है टीचर। ओके, let's see the next question. The one that cannot be further divided into smaller graphical meaningful component is a phoneme, morpheme, diphthong या syntax. The right answer to this question is option B, morpheme. morpheme का मतलब क्या होता है? It means कोई ऐसा पार्ट जिसको हम मीनिंगफुल कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम देख सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल वर्ड। अनप्रेडिक्टेबल देखिए 4 चीजों से बना है। यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल में आप देख सकते हैं एक है आपका अनप्रीडिक्ट और एबल। ओके, अब मैं अन में से कट कर दूं तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं रहेगा। तो मॉर्फिन वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है। अन का एक वर्ड एक मीनिंग होता है, जैसे डिजायरेबल के आगे अगर आपने प्रीफिक्स लगा दिया अन तो वो हो गया आपका अनडिजायरेबल, यानी अन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ओके, और प्री वेडिंग हम बोलते हैं, या डिक्ट एक वर्ड है, एबल एक वर्ड है। तो मॉर्फीम होगी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ओके, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर मॉर्फीम था। फोनीम भी मैं आपको बता देती हूँ, फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है फोनीम। जैसे एस एच को हम च बोलते हैं ना, शाइन, तो वो साउंड को हम बोलते हैं फोनीम। एक नई टर्म यहाँ पे मोनोथोंग और डिफ्थोंग भी है। अब मोनोथोंग क्या होता है? सिंगल वाल को हम मोनोथोंग कहते हैं और डबल वाल को हम कहते हैं डिफ्थोंग। जैसे कॉइन, यहाँ पे एक वावल साउंड से दूसरी वावल साउंड की तरफ हम जा रहे हैं, ओ और आई वावल्स है, तो वो होगा आपका डिफ्थोंग। ओके, सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट ग्रामर। जैसे कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, या हम लोग आई गोज टू स्कूल नहीं बोलते। तो आई जब आता है उसके साथ गो लगेगा, ये होता है रूल्स। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स, राइट। आपको अब याद होना चाहिए फोनीम क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जैसे हम कैट बोलेंगे, कैट में देखिए सी की एक अलग साउंड है और रैट में आर की अलग साउंड है। तो ये जो साउंड है ये होगा आपका फोनीम। मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी वो वर्ड की कॉम्बिनेशन जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, डिफ्थोंग को क्या होगा आपका, डबल वावल्स को हम डिफ्थोंग कहते हैं, और सिंटैक्स आपका ग्रामर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। Alka, a student of class 3, often makes a mistake between sh and s. Okay, the sound sh and s. As a language teacher, your interpretation will be. अब आप एक लैंग्वेज टीचर है, स्टूडेंट को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, व्हाट विल यू इंटरप्रेट? अलका इज अ केयरलेस स्टूडेंट। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर को अगर बच्चा एक मिस्टेक करे तो मे बी उसके पीछे कोई वजह हो। इट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर डायलेक्ट और लैंग्वेज। कई बार कुछ लोग ऐसे एरियाज के होते हैं जहां वहां उस टोन में बात की जाती है या उस डायलेक्ट में बात की जाती है, तो उस वजह से हो सकता है। Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice. या as a teacher you will ignore. तो टीचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए सिली मिस्टेक, क्योंकि सिली मिस्टेक नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें अगर बच्चा अपनी छोटी क्लास में नहीं सीखेगा प्राइमरी लेवल में, देन उसको फर्दर प्रॉब्लम्स आएगी। तो टीचर को क्या, टीचर शुड अंडरस्टैंड कि अलका के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। ओके, द वे शी इज सेइंग द वर्ड इज नॉट क्लियर, hence teacher should give her more practice and should guide her, क्योंकि एस एच और एस में क्या डिफरेंस है। ओके, कई बार कुछ लोग होते हैं
जिनसे हो जाता है, नहीं बोल पाते, ओके। तो वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, दैट द टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट एंड हेल्प हर विद प्रैक्टिस, सो दैट उसकी ये मिस्टेक मिस प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट हो जाए। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक दिस क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मैं आपको डेली सीटेट की प्रेपरेशन के लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।